अस्सलाम वालेकुम। मल्टी बैगर सीरीज़ में हमारी जो अगली कंपनी है वो है फ़ातिमा फर्टिलाइज़र। अच्छा, इस कंपनी की मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इस कंपनी पे वीडियो बनाए, तो फ़ातिमा फर्टिलाइज़र की इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अभी तक हो चुकी है ना इसके मुतालिक, जो फ्यूचर आउटलुक है, प्रेजेंट रिजल्ट्स है, प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो सब का सब इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, कंपनी का मेन बिज़नेस पे पहले चलते हैं कि कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, बिज़नेस प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी का जो हमारे पास मेन बिज़नेस आता है ना, वो क्या करती है कि मैन्युफैक्चर भी करती है यूरिया को, डैप को भी करती है, प्रोड्यूसिंग भी करती है, बाइंग भी करती है, सेलिंग भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। यानी कि ये सब फंक्शंस फ़ातिमा फर्टिलाइज़र की छतरी के नीचे ये सब फंक्शन हो रहे होते हैं। इसमें यूरिया की तादाद फ़ातिमा फर्टिलाइज़र की जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली डैप के। डैप जो थी ना हमारी, एक फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम कंपनी थी, वो बनाती थी ज़्यादा। अब वो फौजी फर्टिलाइज़र के साथ मर्ज हो चुकी है। और मैं एक और चीज़ इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि फ़ातिमा भी किसी न किसी सूरत में फ़ौजी फर्टिलाइज़र ही होल्ड करता है। उसकी मैं जाके आगे आपको जाके रीज़न दूंगा ना, तब आपको समझ आ जाएगी कि ये फ़ातिमा को मैं क्यों एफएफसी के साथ या उसकी होल्डिंग में ज़ाहिर करवाने की बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी का जो हमारे पास 52 वीक का जो लो आता है वो है 51.14, और अभी जो रिसेंट हाई लगा है वो लगा है 132। और 132 का हाई लगने की वजह यह है कि अर्निंग बहुत अच्छी आई हैं, और कुछ पर्सपेक्टिव भी यही था कि इसकी अर्निंग इस दफ़ा बहुत अच्छी आएंगी। अच्छा, कंपनी का जो हमारे पास फ्री फ्लोट आता है वो आता है 15%, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है, अबाउट नॉर्मल सा फ्री फ्लोट है। एक अच्छी कंपनी इतना ही फ्री फ्लोट रखती है। आगे हम इसके फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर इसका जो एंड होता है वो हमारे पास दिसंबर में आता है। यानी कि अभी तक हमारे पास जो ये हाफ़ ईयर का रिज़ल्ट जून 30 की जो क्लोजिंग आई है वो हाफ़ ईयर की क्लोजिंग आ चुकी है, और अभी इस साल के 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट हमारे पास रहता है। कंपनी की पीआई रेशो हमारे पास आती है वो जो 6.78 है, एक नॉर्मल सी पीआई है। मैंने आपको बताया कि पी रेशो अगर आपने एक तो सेक्टर वाइज कंपैरिजन करना होता है और एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपैरिजन करना होता है। तो सेक्टर वाइज भी इसकी बिल्कुल ठीक है, और स्टॉक मार्केट के लिहाज से ज़रा इससे हम कहेंगे कि पी रेशो थोड़ा कम है। अच्छा, जो इसका फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में जो एंड होता है ना, उसमें हम जो नोट डाउन करते हैं कि ये जो कंपनी का पे आउट करने का यानी कि डिविडेंड देने का जो एक पैटर्न है ना, वो हाफ़ ईयरली है। ये कंपनी हमेशा हाफ़ ईयरली या ईयरली डिविडेंड देती है, यानी कि साल में 2 दफ़ा डिविडेंड प्रोवाइड कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अब हम चलते हैं कंपनी के रिज़ल्ट की तरफ। हमें हर कंपनी के रिज़ल्ट में एक चीज़, 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने सारी रिज़ल्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप इजीली देखकर उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कंपनी किसी डेट का शिकार तो नहीं है, या कंपनी कोई डिफ़िकल्टीज़ का तो शिकार नहीं है। उसमें ये फर्टिलाइज़र जो सेक्टर होता है ना, इसकी आपने इन्वेंट्री लाजमी देखा करनी है कि इनके पास इन्वेंट्री में माल कितना पड़ा है, और फिर इनका कैश बैलेंस देखना है कि डिपॉजिट एडवांस में कितना है और आगे एक्सपोर्ट में कितना है। ये 2-3 चीज़ें देखेंगे। ये रिज़ल्ट में मैं वो अंडरलाइन कर दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं, या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना है, उस पर एडवांसेस कितने हैं, डिपॉजिट कितना है, टोटल पेएबल कितना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना है, यानी कि शॉर्ट टर्म पे कर्जा कितना लिया गया है कि जी इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे, और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर हम कंपनी के रिज़ल्ट की तरफ चलें ना, तो कंपनी की जो इस दफ़ा की अर्निंग आई हैं वो हमारे पास आ जाती हैं तकरीबन, इस क्वार्टर में इसने अर्निंग की है वो है 3.88। ये इस दफ़ा की अर्निंग है। और इससे पिछला क्वार्टर यानी कि जो जैन से लेके मार्च तक का था, उसमें आई थी हमारे पास अर्निंग 3.58। अगर इसकी टोटल हम ईपीएस करें ना, टोटल अर्निंग जो बनती है वो है 7.46। ये इफ़र्ट के मुकाबले में कम ज़्यादा है। इफ़र्ट क्यों कम है? देखें, 2-3 कंपनी जो फर्टिलाइज़र की 4 बड़ी कंपनी थी ना, एफएफसी हो गया, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम हो गया, इफ़र्ट हो गया और फ़ातिमा हो गया। इनमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी थी और जिसका प्लांट भी बड़ा एडवांस था वो था इफ़र्ट। लेकिन इफ़र्ट के साथ एक ज़्यादती हुई है। वो ज़्यादती क्या है कि एफएफसी, फ़ातिमा और ये फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो कि अब मर्ज हो चुका है एफएफसी में, इनको जो गैस मिलती है वो मिलती है मारी फील्ड से डायरेक्ट। अब ये दोनों फ़ौजी हैं, मारी फील्ड वाले भी फ़ौजी हैं और फौजी फर्टिलाइज़र वाले भी फ़ौजी हैं। ये दोनों फ़ौजियों की कंपनी है। तो इनको डायरेक्टली गैस मिलती है, और गैस का रेट है सिर्फ 530 रुपये। 530 रुपये में गैस मिलती है। हम आपको आप इसको ऐसे कर लेते हैं, 600 650 भी कर लेते हैं कि जी 650 रुपये की गैस में। आपको पता है कि इफ़र्ट को गैस कितने की मिलती है? इफ़र्ट को यूरिया बनाने के लिए जो गैस मिलती है वो 1550 रुपये में मिलती है।
कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वजह है कि फौजी फर्टिलाइज़र का प्रॉफिट भी बहुत बढ़ चुका है, यही वजह है कि फ़ातिमा को भी प्रॉफिट बहुत बढ़ चुका है, लेकिन बेचारा इफ़र्ट जो है वो पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव अपनी इन्वेंट्री शो कर रहा है। सिर्फ इफ़र्ट की जो अभी तक बचत हुई है ना, वो इस वजह से हुई है कि वहाँ पे जो इन्होंने जो अपनी यूरिया की जो बोरी है उसका जो रेट रखा हुआ है वो तकरीबन सब ने 100-200 के फ़र्क से रखा हुआ है। अगर ये ज़्यादा फ़र्क आ गया तो इफ़र्ट तो वैसे ही गेम से आउट हो जाएगा। अच्छा, अब हम इन 2 क्वार्टर का जो 2025 का जो हमारे पास 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट आया, जिसकी टोटल ईपीएस हमारे पास 7.46 की आ रही है, इसको ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब 2024 में अगर देखें कि पूरे साल में कंपनी ने अभी 2 क्वार्टर में जो कंपनी ने कमाए वो ₹7.5 के तकरीबन करीब कमा लिए हैं, और 2024 में पूरे साल में कंपनी ने ₹16.5 के करीब कमाए, 2023 में तकरीबन ₹10.5 के करीब कमाए और 2022 में तकरीबन ₹6.5 के करीब कमाए। तो मतलब हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि कंपनी की जो अर्निंग है वो 2022 के मुकाबले में 2023 में बढ़ी, 2023 के मुकाबले में 2024 में भी बढ़ी। अब 2025 में 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट के मुताबिक तो ₹7.5 का रिज़ल्ट है। अगर हम थोड़ा सा इसमें अगर अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, आगे अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, ये एक्सपोर्ट हो जाता है, तो ये तो अर्निंग को बढ़ा देगा सब कुछ। और अगर ऐसा नहीं होता और सैलाब की वजह से बिल्कुल भी यूरिया गवर्नमेंट इजाज़त भी नहीं देती एक्सपोर्ट की और यूरिया भी सेल नहीं होता लोकल मार्केट में, तो फिर अर्निंग गिरने का ख़तरा ज़रूर है। अब इस ईपीएस को देखते हुए कंपनी ने जो इस दफ़ा जो डिविडेंड अनाउंस किया हाफ़ ईयर पे, वो किया है 3.5 रुपीज़, और जो लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया था दिसंबर की क्लोजिंग पे था, वो था 4.25 रुपीज़। हाफ़ ईयरली डिविडेंड दे रही है, मिड में एक क्वार्टर इसने मिस कर दिया, क्योंकि अभी इसकी क्वार्टरली जैसे इफ़र्ट और एफएफसी क्वार्टरली डिविडेंड दे रहे होते हैं, ये कंपनी वैसे डिविडेंड नहीं दे रही, ये हाफ़ ईयरली और ईयरली दे रही है। तो इस बार का जो हमारे पास डिविडेंड आया वो ₹3.5 का डिविडेंड है, और इसकी जो सपोर्ट डेट है वो है 3 सितंबर। इसको 3 सितंबर तक हमने होल्ड रखना होगा, और एक्स डेट आ जाती है हमारे पास 4 सितंबर। एक्स डेट को आप सेल कर सकते हैं, अगर आपने बहुत नीचे का ख़रीदा हुआ है ₹100 का, ₹80 का, तो फिर तो ₹3.5 कुछ कहते ही नहीं। अभी 120 का प्राइस चल रहा है, तो आप इसको सेल करेंगे और आप अपना कैपिटल गेन भी इससे कमा सकते हैं, और डिविडेंड आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप 3 सितंबर को इसको होल्ड कर लेते हैं। अब कंपनी की जो फेयर वैल्यू हमारे पास आती है वो तकरीबन ₹100 के करीब या उससे कम 80-90 रुपये के करीब आती थी, और ये 1-2 महीने पहले यहीं पे सस्टेन कर रहा था। अर्निंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है तकरीबन 28 जुलाई के करीब, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, उसमें कंपनी ये डिस्क्लोज़ करती है कि अब वो ऑयल के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, यानी कि अब वो फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो ऑयल का बिज़नेस है उसमें भी पार्टिसिपेट बनेगी। अच्छा, इसमें इन्होंने जो सबसे पहले जो 3-4 काम किए ना उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन में जो बताए, एक तो इन्होंने कंपनी बनाई है फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड के साथ साथ फातिमा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, और इसमें जो इन्होंने पार्टनरशिप की है इसमें माइनिंग का भी काम इसमें शामिल है, मतलब कि ये माइनिंग भी करेंगे, जो कि हर दूसरी कंपनी अब माइनिंग की तरफ जा रही है रिकोडिक को लेकर। तो लेकिन इन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट बताए हैं वो एक बताया इन्होंने कि इनका जो 25% वर्किंग इंटरेस्ट है वो मरवत ब्लॉक केपीके में है, मतलब कि वहाँ पे जो माइनिंग हो रही है उसमें इनका जो शेयर है वो 25% है। और दूसरा इन्होंने बताया है कि 24% का वर्किंग इंटरेस्ट इनका हरनी साउथ ब्लॉक लोकेटेड इन बलूचिस्तान में है। तो ये सारी चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूंगा, मैंने ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है और इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। और अगला इन्होंने बताया कि हमारा 10.5% का वर्किंग इंटरेस्ट इन रताना डीएपी लीज में भी है, पंजाब में जो है तीसरे, मतलब कि तीनों सूबों में इन्होंने वर्किंग इंटरेस्ट अपना रखा हुआ है। इसी वजह से इसका शेयर 80-85 से उठ के एक अचानक ही हमने देखा कि 130 रुपये पे चला गया। जो इसका डिविडेंड आया और जो रिज़ल्ट आया उसकी वजह से ये अपने जो ऑल टाइम हाई था 132 का जो अभी रिसेंट लगाया था वो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इस न्यूज़ का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा जो इसने 30-40 रुपये की ग्रोथ दिखाई, लेकिन जब रिज़ल्ट आया इसका वो इसका इतना अच्छा नहीं आया और उसमें डिविडेंड भी कोई इतना ख़ास नहीं था, पिछले क्वार्टर से तकरीबन ₹1.25 कम था, तो लोगों ने इसको अच्छा नहीं समझा और ये दोबारा 118 रुपये वाले लेवल पे आ गया। लेकिन कंपनी का फ्यूचर आउटलुक मेरी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ग्रोथ कर रही है और कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही, तो इसका डिविडेंड लेने के भी लाजमी जाना चाहिए। मैं भी इसका डिविडेंड लेने के लिए जाऊंगा, आप सब भी जो एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग हैं वो इसका डिविडेंड लाजमी लें, ये बहुत जल्दी फ्री कर देगा आपके डिविडेंड को। अब लास्ट में हम फातिमा फर्टिलाइज़र का चार्ट, टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। फंडामेंटली तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टेक्निकल्स पे देख लेते हैं कि टेक्निकल्स पे ये कहाँ पे खड़ी है। तो कंपनी की जो पहली सपोर्ट है मेरे पास निकल के आती है वो तकरीबन 116 से लेके 118 रुपये के करीब है, जहाँ पे इसने अभी अपनी सपोर्ट ली हुई है।
और ये 132 रुपये से जब ये गिरा है अचानक, तो वो 116 रुपये पे ही आके रुका, 118-17 रुपये के पास आके रुक गया था, और यही इसकी मेन सपोर्ट बन जाती है हमारे पास। दूसरी सपोर्ट आ जाती है हमारे पास 101 की, और तीसरी सपोर्ट हमारे पास आती है अराउंड 85-87 के। ये 3 सपोर्ट्स इसकी निकलेंगी, और रेजिस्टेंस इसका ऑल टाइम हाई वही 132 होगा जो रिसेंटली लगा है। कंपनी के रिज़ल्ट अच्छा और डिविडेंड अच्छा ना आने की वजह से ही ये टेम्परेरी गिरा है, लेकिन ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। जब ऑयल का भी बिज़नेस मिल जाएगा इसको, माइनिंग का भी बिज़नेस मिल जाएगा, वहाँ से भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र तो हमेशा ही, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो वो प्रॉफिट में ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल रही होगी और बहुत काम आएगी आप लोगों की, और कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।